तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एरर एक्चुअल में होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। एरर के एक्चुअल में होते हैं हमारे पास 3 टाइप। एरर के एक्चुअल में हमारे पास होते हैं 3 टाइप। सबसे पहला होता है कंपाइल टाइम एरर, जो कि कौन चेक करता है? जो कि कंपाइलर चेक कर रहा होता है। और जो कि मोस्टली हमारे पास क्या होता है? सिंटैक्स एरर होता है। लेट्स से मैं कहीं पे सेमीकोलन भूल गया, तो ये क्या है? ये सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर है मतलब मेरा कोड कंपाइल ही नहीं होगा, मतलब रन होने से पहले ही मुझे ये एरर पता चल जाएगी। या मैं कहीं इक्वल भूल गया तो भी मुझे ये रन होने से पहले पता चल जाएगी, या कहीं पे मैं ब्रैकेट देना भूल गया तो भी मुझे रन होने से पहले ही वो एरर मिल जाएगी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कंपाइल टाइम एरर का? कंपाइल टाइम एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंपाइल टाइम एरर कब चलती है? जब हमारे पास सिंटैक्स का गलत होता है। जब हमारे पास सिंटैक्स गलत होता है या सिंटैक्स में एरर होती है तो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ रही होती है, जो कि हमारे पास रन होने से पहले चेक कर दी जाती है। बिफोर रन, हमारे पास रन होने से पहले ही ये एरर चेक हो जाती है। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आगे चलते हैं, हमारे पास रन टाइम एरर क्या होती है। अब रन टाइम एरर क्या होती है कि हमारा सिंटैक्स करेक्ट होता है। अब जैसे कि इस सिनेरियो में देखा जाए तो हमारा सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है, सिंटैक्स में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। हमने सेमीकोलंस दिए हैं, हमने हर जगह पे ब्रैकेट्स दिए हैं, जहां पे हमने कमेंट यूज किया है, हमने डबल स्लैशेस दिया हुआ है। हमारा सिंटैक्स एग्जैक्टली करेक्ट है, सिंटैक्स में कोई भी मसला नहीं है। बट स्ट्रक्चर गलत है, कहीं ना कहीं पे मैं स्ट्रक्चर में गलती कर रहा हूं। क्या स्ट्रक्चर में गलती कर रहा हूं? अब देखो, एरे में मेरे कितने बॉक्सेस हैं? एरे में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बॉक्सेस हैं, पर मैं कौन से नंबर पे बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं 50वें नंबर को, 50वें नंबर के बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जिसकी वजह से हमें ये रन टाइम एरर मिल रही है। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया रन टाइम एरर का? रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर तो हमारे पास यहां पे हो जाता 3, अगर तो यहां पे मेरे पास होता 3, तो क्या अब एरर आती? मेरे पास? अब इन दोनों में से कोई एरर आती? नहीं, कोई एरर नहीं आती, क्योंकि मेरा सिंटैक्स भी सही है, और मैं एग्जैक्ट उसी स्ट्रक्चर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं जो पहले से अवेलेबल है। तो ये होता है हमारे पास कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर मैं गलती से लेट सपोज मैं यहाँ पे ये देना भूल गया, अब कौन सी एरर आएगी? कंपाइल टाइम या रन टाइम? कम ऑन रिप्लाई। कंपाइल टाइम एरर आएगी या रन टाइम एरर आएगी? ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमारे पास एरर के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वाला कंपाइल टाइम एरर होता है। अगर तो सिंटैक्स में एरर होगी तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। अगर तो सिंटैक्स करेक्ट है, मेरा सिंटैक्स करेक्ट है, बट कहीं ना कहीं मैंने स्ट्रक्चर में गलती की है, यानी कि जैसे कि अब देखो, स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है? स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है, देखो एरे में कितने बॉक्सेस हैं? एरे में सिर्फ 5 बॉक्सेस हैं, पर मैं कौन से को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं? बट मैं 30वें नंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 30वें नंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। तो अब मेरे पास सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, मेरे पास कौन सी एरर आएगी? रन टाइम एरर आएगी, जिसमें कोड मेरा कंपाइल सही हो जाएगा, कंपाइल करेक्टली हो जाएगा, कंपाइलेशन में उसे कोई भी एरर नहीं आएगी। बट जब मैं रन करूंगा तो हमारे पास ये एरर आ जाएगी। क्लियर है? और तीसरी एरर होती है हमारे पास लॉजिकल एरर, जिसमें हमारे पास क्या होता है? जिसमें हमारे पास सब कुछ सही होता है, हमारे पास नथिंग इज रॉन्ग, सब कुछ सही होता है, बट आउटपुट गलत आ रहा होता है। तो उसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। उसका मतलब ये होता है कि हमारे सोचने में कोई ना कोई मसला है। तो वो हम लोग नेक्स्ट, जब हम लोग एरर्स को डीपली पढ़ेंगे तो हम इन सब चीजों को डीपली देख लेंगे कि किस तरह की एरर से किस तरह से टैकल किया जाता है। तो कंपाइल टाइम एरर से तो हमें मसला जरूरत नहीं है टैकल करने की, क्योंकि कंपाइल टाइम एरर तो हमारी खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। बट मसला सिर्फ ये दोनों एरर कर रही होती हैं। तो इन दोनों एरर्स को हमें देखना पड़ेगा। जब हम एरर्स के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे जाएंगे,
ट्राई कैच ब्लॉक को पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में देख लेंगे। फिलहाल यहां तक ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि हमारे पास कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है। पर एक और चीज जो हमें देखनी है कि ये एरे मेरे पास किस टाइप का है। ये एरे मेरे पास इंटीजर टाइप का है, तो इसके अंदर क्या मैं स्ट्रिंग स्टोर करवा सकता हूँ किसी भी वेरिएबल, किसी भी बॉक्स में? किसी भी एक बॉक्स में मैं स्ट्रिंग स्टोर करवा नहीं सकता? सर, नहीं कर सकते। एग्जैक्टली नहीं करवा सकता। अगर मैं यहां जाके लेट से स्ट्रिंग स्टोर करता भी हूं तो ये मुझे एरर दे देगा। ये मुझे कौन सी एरर दे रहा है अभी? अब ये कंपाइल टाइम एरर है। अगर आपको कहीं अगर आप स्ट्रिंग का ले रहे हैं तो तभी वो इसकी वैल्यू कर स्ट्रिंग, देगा सर एरे के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? सिर्फ इंटीजर की वैल्यू ही दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? अब देखो, मैं पहले एक एरे बना रहा हूं, मैं पहले एक एरे बना रहा हूं और बाद में उनमें वैल्यूज असाइन कर रहा हूं, मैं बाद में वैल्यूज असाइन कर रहा हूं। पर मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं मैं पहले एरे बनाऊं और एरे बनाते वक्त ही उसके अंदर वैल्यूज असाइन करूं। मैं पहले एरे बनाऊं और एरे बनाते वक्त ही उसके अंदर वैल्यू असाइन करूं। तो उसके लिए मुझे क्या कर सकता हूं मैं? अब यहां पर आकर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? एरे और ये ब्रैकेट्स और यहां पे 1 2 3 4 5, लेट्स से यहाँ पे 10 20 30 कर देते हैं, और इसी तरह से 20 और इसी तरह से 30 और इसी ये 40 50। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि एरे बनाओ, मैंने बोला इंटीजर टाइप का एरे बनाओ, इंटीजर टाइप का उसका नाम ARR रख दो और उसके अंदर ये 5 वैल्यूज स्टोर कर दो। कौन सी वैल्यूज? ये 5 वैल्यूज स्टोर करवा दो। अब यहां पे मुझे देखो साइज देने की नीड नहीं है। अब यहां पे मुझे साइज देने की नीड नहीं है। मैं जितनी वैल्यूज स्टोर करूंगा, मैं जितनी भी वैल्यूज स्टोर करूंगा उतनी वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और अगर मैं यहां जाके इस वैल्यू को प्रिंट करता हूं, लेट्स से मैं यहां पे जाके 4th नंबर वैल्यू को प्रिंट करता हूं, तो मेरे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू प्रिंट होगी 50, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 पर है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, इंडेक्स नंबर 4 पर हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके, तो अब आगे देखते हैं हमारे पास कमेंट्स के कितने स्टाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पर सी शार्प में हम लोग कमेंट आज तक यूज करते आए हैं, तो इसमें हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी सीखने में। सबसे पहला, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, लेट्स से आपको मल्टीपल लाइंस एक साथ कमेंट करनी है, तो सी शार्प में मल्टी लाइन का कमेंट का स्टाइल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, जैसा हमारे पास CSS के अंदर होता है, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होता है, या हमारे पास सी लैंग्वेज में होता है। एग्जैक्टली उसी तरह से ही मल्टी लाइन का कमेंट है। तो अब इस ब्लॉक के अंदर, अब यहां से लेके और यहां तक मैं कुछ भी लिखूंगा वो कमेंट कहलाएगा। यहां से लेके मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कमेंट कहलाएगा, और इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। जो कुछ भी कमेंट के अंदर होगा उसे कंपाइलर रीड नहीं करेगा। तो यहां तक समझ में आ गया मल्टी लाइन का कमेंट? मल्टी लाइन कमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मल्टी लाइन के कमेंट्स में हम लोग कहां से शुरू करते हैं? बैकस्लैश, एस्ट्रिक और एंड हमारे पास ये होता है एस्ट्रिक स्लैश से। तो अब इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स होंगे, और उसके अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो कंपाइलर रीड नहीं करेगा। दूसरा कमेंट का स्टाइल होता है सी शार्प में हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है? डबल स्लैश। अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर डबल स्लैश रख दूंगा, अगर मैं कहीं पे भी डबल स्लैश रख देता हूं, तो वो क्या होगा? अब वो लाइन कमेंट हो जाएगी और ब्राउजर उसे रीड नहीं करेगा। ओ सॉरी, ब्राउजर कह रहा हूं, कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा। तो यहां तक क्लियर है? अब जैसे ये लाइन को मैंने कमेंट कर दिया तो कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। और यहां पे मैंने इन दोनों लाइंस को कमेंट किया हुआ है, कंपाइलर इसे रीड नहीं कर देगा, इग्नोर करेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे इस लाइन को यहां पे कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है वकार? अब आगे चलते हैं, वेट, अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है? एक्सएमएल कमेंट्स।
सी शार्प हमें एक स्पेशल चीज प्रोवाइड करता है, एक्सएमएल कमेंट्स, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस नहीं कर रही। हमारे पास सी शार्प हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सएमएल कमेंट्स। अब एक्सएमएल कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, एक्सएमएल कमेंट क्या होते हैं, अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक फाइल का, मैं कोई सी भी क्लास को लोड करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज मैं कोई सी भी क्लास को लोड करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से मैं यहाँ पे कंसोल को लोड कर, ताहा रिक्वेस्ट मत भेजो, वेट अ सेकंड। ओके, आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही कोई भी वेरिएबल लिख रहा हूं, कोई भी क्लास को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये देखो कंसोल क्या है, कंसोल एक क्लास है। कंसोल क्या है, एक क्लास है। बट क्लास के नीचे जैसे ही मैं यहां पर आता हूं, तो देखो क्लास के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, रिप्रेजेंट्स दैट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम। तो ये एक मैसेज कमेंट में ही लिखा हुआ है। कौन सी कमेंट में लिखा हुआ है, एक्सएमएल स्टाइल कमेंटिंग में लिखा हुआ है। तो लेट सपोज हम एक अपनी पर्सनल क्लास बनाते हैं, हम एक अपनी फिलहाल के लिए जस्ट सिंपल क्लास बना रहे हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्लास करती क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है। अभी जो भी मैं कोड लिख रहा हूं, इस कोड को मैं बाद में डिटेल में डिफाइन कर दूंगा। लेट से मैं फिलहाल एक सिंपल क्लास बनाता हूं। अब यहाँ पे इस सारे कोड को मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा जब हम ऊप के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो इस सारे कोड को मैं डिटेल में डिफाइन कर दूंगा। डोंट वरी, बस फिलहाल के लिए सोच लो कि जिस तरह से माई कंसोल एक क्लास थी, इसी तरह से मैंने अपनी पर्सनल एक क्लास बना दिया माई क्लास के नाम से। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी माई क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो देखो माई क्लास के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। माई क्लास के नीचे कोई मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी मैसेज नहीं लिखा हुआ आ रहा। सिंपल क्लास लिखी हुई आ रही है, कोई भी मैसेज नहीं है। पर मैं चाहता हूं सिर्फ इस तरह ना हो, यहां पे मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिले। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्सएमएल कमेंट्स देने के लिए हमारे को क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है ट्रिपल स्लैश। हमें क्या यूज करने होते हैं, ट्रिपल स्लैश। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रिपल स्लैश देता हूं, तो जैसे ही मैं ट्रिपल स्लैश देता हूं, देखो क्या हो रहा है, विजुअल स्टूडियो इंटेलिजेंटली मेरे इस कोड को कंप्लीट कर रहा है, मेरे इस कोड को कंप्लीट कर रहा है। अब इस समरी और इस समरी के बीच में मैं कुछ भी लिखता हूं। लेट्स से मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज माय डेमो एक्सएमएल कमेंट ऑन माय पर्सनल क्लास। अब मैं जैसे अब अगर मैं इस यहाँ पे अपनी क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो लेट्स सी। अब जैसे मैं अपनी क्लास को एक्सेस करने की, वेट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे शायद उसे सेव नहीं किया है। ओके, अब देखो इसी मेरे क्लास के नीचे, अब देखो यहाँ पे जो मेरी क्लास है, जहाँ पे जो मैंने अपनी क्लास बनाई थी, अब अपनी क्लास के जो भी मेरी क्लास के जो भी मैंने पर्सनल कमेंट लिखा था यहाँ पर देखो मैंने क्या कमेंट लिखा है, दिस इज डेमो एक्सएमएल कमेंट। अब यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सेस करता हूँ, कोशिश करता हूँ एक्सेस करने की, तो देखो एग्जैक्टली वही कमेंट आ रहा है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे कंसोल लिखते हैं, तो कंसोल के नीचे जो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये कहां से आ रहा है, अब समझ में आ गया। ये कंसोल के नीचे जो मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये कहां से आ रहा है, कम ऑन रिप्लाई। समझ में आ गया सबको ये कॉन्सेप्ट।